परमवीर सिंह के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ कह दी है कि परमवीर सिंह जो है वो देश छोड़ के नहीं गए हैं, देश में ही है। महाराष्ट्र की पुलिस से खतरा है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। क्या सोचते हैं सर आप इन सारी चीजों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने जाता है तो पूरे ट्रुथ के साथ जाता है। पिछली हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा था कि आप सबसे पहले ये बताइए कि परमवीर सिंह सिंह के लॉयर से कहा कि परमवीर सिंह इंडिया में है, इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि अगर वो इंडिया से बाहर हैं तो उनको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो आज स्पेसिफिकली उन्होंने कहा इंडिया में ही हैं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र पुलिस से या महाराष्ट्र में उनको डेथ थ्रेट है इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये इस पर सुनने के बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि होता क्या है, राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है वो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और राइट टू लाइफ में इस देश के हर व्यक्ति की जान कीमती है। और दूसरा, अभी कोई मुजरिम साबित परमवीर सिंह नहीं हुए, उनके खिलाफ तमाम केसेस जो रजिस्टर हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो ट्रायल के बाद ये होगा कि वो अपराधी हैं कि नहीं है। परंतु एक बात ये जरूर समझ में आती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस का सिस्टम समझ में सामने आ रहा है कि वहाँ पर सबसे टॉप पुलिस कमिश्नर भी जो रहा, सबसे पुलिस का बड़ा अधिकारी भी, वो भी खतरा है उसको अपनी जान का। ये साबित करते कि किस तरीके से महाराष्ट्र में न्याय की कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये समझने की सबसे बड़ी जरूरत है कि सिर्फ इसको ये नहीं देखना चाहिए कि परमवीर सिंह को प्रोटेक्शन मिला, इसमें यह देखना चाहिए कि जो कानून है, जो न्याय व्यवस्था है, जो डिलीवरी सिस्टम है, जो एक्सेस टू जस्टिस है, और साथ ही साथ जो वहाँ लोगों को न्याय मिलना है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से, और स्वतंत्र होकर घूमना है कि उन्हें किसी प्रकार पुलिस प्रोटेक्ट करेगी, वो नहीं है। क्योंकि अगर एक सीनियर ऑफिसर को इस तरह की थ्रेट हो सकती है तो आप उससे समझिए कि आम आदमी को कितनी थ्रेट होगी। श्रेण यहां यह भी समझने की जरूरत है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 67 दिनों तक इनक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं आई सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद। क्योंकि होता क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सबसे बड़ा जो सिस्टम है कि कोई व्यक्ति किसी की डेथ होती है, चाहे वो सुसाइड से ही हो, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट सबसे पहले आती है। 67 दिनों तक महाराष्ट्र की पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। उसके बाद फिर सीबीआई को मैटर हैंडओवर किया गया। तो यह समझना है कि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लॉ एंड ऑर्डर, इवन कि वहां पर किसी भी टॉप पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए भी अगर उसके बुरे दिन शुरू होते हैं तो उसको एजेंसीज प्रोटेक्ट नहीं करती। ये समझना, और यही सुप्रीम कोर्ट की पिछली डेट की टिप्पणी भी थी। हालांकि आज परमवीर सिंह को प्रोटेक्शन दिया क्योंकि कोर्ट्स ये देखती हैं कि किसी की जान को खतरा नहीं होना। जब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने वो पेश हो सकते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जाने पर या महाराष्ट्र में जाने की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने उनको जान को खतरा है। तो यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इट शुड बी सीन कि कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है प्रोटेक्शन दे दिया गया है परमवीर सिंह को, पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार नवाब मलिक और या फिर हम कहें कि अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो नवाब मलिक और अनिल देशमुख की तरफ से ही कहा गया था कि जो एलिगेशन लगाए गए थे परमवीर की तरफ से वो झूठे एलिगेशन थे और उन्हें लगाकर परमवीर सिंह फरार हो गए हैं बेल्जियम में। पर आज तो चीजें कुछ और ही निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, नवाब मलिक जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, और एक ऑनरेबल मिनिस्टर जिसको रूल ऑफ लॉ को, जिसको विधि के शासन को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, उस व्यवस्था में विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो हमारे जो आदरणीय नवाब मलिक जी महाराष्ट्र के हैं, वो रूल ऑफ लॉ में अपनी बातों को, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की बात नहीं करते। वो तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के सामने आते हैं जो चीज़ें उनके जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। अब नवाब मलिक जी एक स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी कि अगर देश की कोई प्रीमियर एजेंसी किसी मामले की जांच कर रही है, सेंट्रल एजेंसी जांच करे, तो स्टेट में एक मंत्री होने के नाते उस जांच एजेंसी को सपोर्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, जो एक नवाब मलिक, अगर समीर वानखेड़े के हम केस में देखें, समीर वानखेड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए एक ऑफिसर हैं जो जोनल डायरेक्टर हैं वहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। उनके खिलाफ तमाम पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल वेंडेटा पे जाकर उनके निकाह नामा को लेकर के सामने आना, उनके मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर आना, उनके पुराने सर्टिफिकेट्स कहाँ से एलिज्ड लेकर के आना, एफिडेविट को टैम्पर करना या करवाना, कोर्ट्स में तमाम ऐसे एलिगेशंस देना, फैमिली लाइफ के बारे में बोलना, ये सब हमारे देश के संविधान में बैठे
संविधान वो बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। और दूसरा, एक पद की गरिमा होती है, वो पद की गरिमा नवाब मलिक जी के जो जिस तरह की पद वो होल्ड करते उसके अगेंस्ट है। इसलिए नवाब मलिक जी को कहना कि अनिल देशमुख को उन्होंने फंसाया, ये सब कहना एक मिनिस्टर को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो वहाँ पर रूलिंग पार्टी में है और रूलिंग पार्टी के व्यक्ति को कहना ठीक नहीं। दूसरा, अनिल देशमुख जी की अगर हम बात पर आएँ, अनिल देशमुख जी के खिलाफ देश की एक प्रीमियर एजेंसी जांच कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्वयं जब खुद कह रही है कि करोड़ों रुपयों की कैश इलीगल ट्रांजैक्शन इन्होंने किया, और वो मनी ट्रेल भी अगर बता रहे हैं और पद पर बैठे हुए बता रहे हैं, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉपरली उसमें इन्वेस्टिगेशन करके कर रही है, और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि झूठे केस में लिया गया, कोर्ट ने उनकी रिमांड को माना है, दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इलीगल मनी ट्रांजैक्शन को, कैश को एस्टैब्लिश करने के लिए, और कोर्ट्स ने भी अभी तक ये नहीं पाया है कि अनिल देशमुख को गलत गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उसके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं है। सर, महाराष्ट्र की सरकार की कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ परमवीर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पुलिस से खतरा है, दूसरी तरफ मामला ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि 100 करोड़ रुपए की जो उगाही का मामला सामने आया था, अगर परमवीर सिंह जांच एजेंसियों की मदद करते हैं तो वो सच्चाई भी निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार 100 करोड़ रुपए किन किन नेताओं के बीच में बंटता था। और यही सवाल कई बार किया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, कोई महाराष्ट्र की राजनीति में या महाराष्ट्र में कोई पहली बार इस तरह की बातें निकल के नहीं आ रही हैं। पहले भी जब एनकाउंटर्स होते थे अंडरवर्ल्ड के लोगों के, तो इसी तरह के जो वसूली की चीज़ें आती थी, उगाही की चीज़ें आती थी, फिरौती की चीज़ें आती थी, वो आती थी। और आज भी वो बदस्तूर जारी है, चाहे वो 100 करोड़ वसूली का हो, चाहे सचिन वाजे का मामला हो, चाहे अर्णव गोस्वामी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना हो, कॉन्ट्रेरी वो जो कानून के नियम हैं उनके विपरीत, चाहे तमाम सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे बॉलीवुड का जो डर्टी ड्रग सीक्रेट जो सामने आता है उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सपोर्ट नहीं करना हो, तो महाराष्ट्र में और दूसरे अलावा जब ना कि पुलिस या बिहार की पुलिस सुशांत सिंह राजपूत में जांच करने के लिए जाती है तो पुलिस को ही बंधक बना लेना हो, तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में ये कोई नई बात नहीं है। परंतु होता क्या है कि हम एक संविधान से चलते हैं, यहाँ पर संविधान निर्मित कानून चलता है, विधि के शासन की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, लॉ ऑफ रूलर की बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी कुछ महीनों से कुछ जो जिस तरह की चीज़ें निकल करके आ रही है उससे ऐसा लगता है कि वहाँ विधि का शासन नहीं, वहाँ पर जो रूलर का शासन है, जो शासक का कानून है वो चल रहा है। देखिए, समझना यह होगा कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में काम करते, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। इस तरह जब सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और तमाम जो देश के कानून हैं उन कानून के मुताबिक लॉ चलना चाहिए। अब एक देखिए कि सबसे बड़ा इशू क्या हो सकता है कि अब यही अनिल देशमुख थे जिन्होंने वहाँ की विधानसभा में अर्णव गोस्वामी कोर्ट में ना जा पाए, इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया था। यानी आप किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है अदालतों को अप्रोच करना, हर एक इंडिविजुअल का इस देश में फंडामेंटल राइट, चाहे भले ही कोई अपराधी ना हो, तो अगर उस अपराधी हो भले वो आप उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हो, ये कानून बनाने वाली जो संस्था है, अगर कानून बनाने वाली संस्था उसकी बात करती है, नियम कानून उसके विपरीत बात करती है, विधानसभा में विधेयक लाने की बात करती है, नोटिफिकेशन लाने की बात करती है, उससे समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। सर, आज उन्हीं कोर्टों के सामने सरकार जो है वो बेनकाब हो रही है, चाहे फिर वो 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला हो, पुलिस का मामला हो, या फिर इलीगल एलिगेशन लगाने का मामला हो। जब जनता महाराष्ट्र की सरकार को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठा रही है तो यही महाराष्ट्र की सरकार के नेता सामने आकर ये कहते हैं कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी या फिर सेंट्रल सरकार। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु में एक और मृत्यु की बात वहाँ पर आई, वो जो महिला की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद ये भी आया कि बहुत बड़े बड़े लोग उस पार्टीज़ में मौजूद थे। उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल मिनिस्टर को किस तरीके से वहाँ की पुलिस, जो प्रोटेक्टेड व्यक्ति, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ नारायण राणे जी को गिरफ्तार कर लेती है। तो अगर हम इन बातों को देखें तो ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। और उसी तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति लगातार दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाए, फिर जब
एक व्यक्ति को एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, एक जांच एजेंसी गिरफ्तार करती है, जिसको अदालतें भी जिस गिरफ्तारी को मुकम्मल मानती हैं, सही मानती हैं, उसमें वहाँ के एक बहुत बड़े नेता आदरणीय शरद पवार जी का कहना कि तुम्हारे खिलाफ जो हो रहा है वो बेकार नहीं जाएगा, सर लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बदले की राजनीति की बात आप करते हैं। तो ये साबित करता है कि आप खुद अगर शासन सत्ता में हैं तो आप कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे संविधान का तीसरा इंडिपेंडेंट अंग है जुडिशरी, जिसकी निष्पक्षता, जिसकी सार्वभौमिकता, जिसकी एप्लीकेबिलिटी, जिसकी ट्रांसपेरेंसी, वो जब सही है इस देश में, जब आप मानते हैं कि विधि में कानून के सामने जब बातें जाती तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, सच्चाई निकल कर आती है और इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल होकर के अदालतें काम करती, उस व्यवस्था में आप विश्वास नहीं रख सकते हैं, तो नहीं रखते हैं। तो ये साबित करता है कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ठीक नहीं, जनता को सब दिखता है